पहलव, ये 3 विदेशी आक्रमण के विषय में जानकारी हम लोग हासिल कर चुके थे, और इसके साथ साथ शुंग वंश और कण्व वंश के विषय। देखिए मौर्योत्तर पीरियड में आपको जो एक प्रमुख वंश मिलता है वो कुषाण वंश मिलता है, और दक्षिण भारत में आपको सातवां है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के इस पीरियड में, इस कालखंड में आपको शुंग, इस कालखंड में शुंग, कण्व, ये तो भारतीय राजवंश हो गए, और फिर हिंद, यवन, शक और पहलव, ये आपके विदेशी, ठीक। और इसके साथ साथ इसमें कुषाण भी हम जोड़ देते हैं। कुषाण ये आपके विदेशी शासकों के विषय में, शुंग, कण्व और सातवाहन ये दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत तो कवर नहीं करता, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वहाँ पर ये राजवंश आपको दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा आपका गुप्त के पहले मौर्योत्तर काल का ये वंश है जिसके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शुंग को, कण्व को, हिंद, यवन, शक, पहलव, इसका अध्ययन कर लिए थे। अब आप शेष है कुषाण और सातवाहन का, ठीक है। चलिए मैं इसमें पहले कुषाण शासकों के विषय में आपको बता दूं कि क्या महत्वपूर्ण है। जी कोई कुछ कह रहा है कि? हाँ बताएं। हाँ बेटा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, और मैं डाल दिया करूँगा। एक दो वीडियो की लोगों ने कहा था कि वो शायद जा नहीं पा रहा है, लोगों को मिला, वो भी कोशिश करूँगा कि उसको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, वीडियो डलवा देंगे। अब देखिए कमीशन की मेहरबानी आयोग की इस वंश पर भी बहुत अधिक रहती है। आपको मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी जानकारी के स्रोत क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से भी प्रश्न हमारे बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, 2 प्रकार के साक्ष्य हमें होते हैं जानकारी की। उसमें साहित्यिक में भारतीय साहित्य है, विदेशी साहित्य भी, ठीक है। अब देखिए कुषाण वंश के विषय में चीनी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। एक ग्रंथ है पानकू, पानकू द्वारा रचित सिएन हांसू, सिएन हांसू, ठीक। आ सकता है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की, यहाँ से भी हमको कुषाण वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और एक है फान ए, फान ए, ठीक, हाउ हांसू,
हाउ हान। रचनाकार आपके पानपू हैं और ये रचनाकार फान ए। पानपू ने सिएन हांसू नामक चीनी ग्रंथ की रचना की थी और हाउ हांसू नामक ग्रंथ की रचना फान ए ने की थी। इसके द्वारा कुषाण वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती। और देखिए क्या जानकारी के स्रोत है, ठीक है। जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो हम फाह्यान और हेनसांग में इनसे भी हमें कुषाण शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और एक कल्हड़ की रास तरंगणी, कल्हड़ की रास तरंगणी, ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। इसके साथ साथ कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं। अभिलेखीय साक्ष्य में आपको बता दूं, इसमें मुख्यतः सिक्के और वो सिक्के कुषाण शासकों में जो प्रारंभिक शासक है कुजुल कड़फिसेस, बिम कड़फिसेस, कनिष्क, इनके सिक्के से हमें इस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अभिलेख इवन की आपको मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, यहाँ से भी हमें अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक बलिया में एक स्थान है खैराडी, बलिया में खैराडी, यहाँ से एक कुषाण कालीन बस्ती प्राप्त होती है, कुषाण कालीन बस्ती प्राप्त होती है। सिक्कों में एक महत्वपूर्ण है सहेत महेत से प्राप्त सिक्के। सहेत महेत ये गोंडा में, कहाँ पर है, गोंडा में, यहाँ से 105 सिक्के प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी हमें कुषाण कालीन कुषाणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के और भी मिले हैं, खासकर कनिष्क के वो सिक्के मिले हैं ताम्रलिप्त से, और उड़ीसा का आपको शिशुपालगढ़ और आपका पुरी गंजाम, इन सब से भी हमें कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे हमको कुषाण कालीन शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि कुषाणों में सबसे, देखिए अब शासकों का मैं थोड़ा सा क्रम आपको बता दूं। 8 शासकों का क्रम क्या था, मैं इसके प्रारंभिक इतिहास की चर्चा अभी करूंगा, लेकिन आप देख लीजिए जो प्रथम ज्ञात शासक है कुजुल कड़फिसेस, दूसरा शासक आपका है बिम कड़फिसेस, तीसरा है कनिष्क, चौथा है वाशिष्ठ, पांचवा आपका कुविस्क, छठा आपका कनिष्क द्वितीय, सातवां वासुदेव
प्रथम, 8वां कनिष्क तृतीय, 9वां वासुदेव द्वितीय। ठीक है, ये शासक आपके कुषाण वंशीय शासक रहे जो भारत में सत्ता स्थापित हुई, उसमें इन लोगों ने। अब आपका एक प्रश्न और उठता है, अगर आप अध्ययन को बहुत क्लियरिफाई करके आप पढ़ना चाहेंगे तो इसी के साथ साथ सातवाहन सत्ता को भी अगर हम दिखा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बहरहाल पहले इन शासनों का थोड़ा सा मैं टाइम पीरियड आपको बता दूं कि टाइम पीरियड क्या रहा। ये आपको 15 ईस्वी से लेकर 65 AD यानी ईस्वी तक। ठीक, दूसरा शासक 65 ईस्वी से आपका 78। कनिष्क का जो टाइम पीरियड है वो 78 से लेकर 102। वाशिष्ठ जो है 102 से लेकर 10 ईस्वी से लेकर 106 ईस्वी। ठीक, पुलिस्क जो है 106 से लेकर 138 ईस्वी। ठीक, ऐसे अन्य शासकों का भी रहा है। ठीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इतना अगर आप जान लेंगे, ये क्रम पूछा नहीं जाएगा, केवल इतना आपको आ सकता है पुलिस्क तक। ठीक है, इसके बाद कनिष्क द्वितीय बहुत दिन तक नहीं रहा, 138 ईस्वी से 146 ईस्वी तक, ऐसे ऐसे रहे। ठीक है, ये क्रम है। अब इन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका, हमने आपको जानकारी के स्रोत बता दिए, कनिष्क शासकों का क्रम मैंने आपको बता दिया, जो प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप तैयार कर ले जाएंगे इतना तो आने की संभावना बराबर बनी रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कुषाणों का इतिहास पढ़ाना चाहता हूँ, फिर इसको अंदर ले चलेंगे आपके। ठीक, जरा देखिए कुषाण जो है, जान लीजिए कि उनकी जो मूल जाति थी वो यूची जाति थी। ठीक, ये यूची जात जो है चीन के कानश प्रांत में निवास करती थी। कहाँ? चीन का कानश प्रांत, वहां निवास करती थी। उस समय हूण जो है शक्तिशाली हो रहे थे, इसलिए यूची जात चीन का जो कानस प्रांत वहां निवास करती थी, यहाँ हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण इस पे, हूण चूंकि शक्तिशाली थे इसलिए हूणों ने यूची को पराजित कर दिया। पराजित किया, जब पराजित किया तो यूची भागकर वहां से, कानस से आगे जब आते हैं तो वो वहां पर एक इली नदी है, इली नदी। ठीक, इसी इली नदी के पास में एक वहां की और जाति निवास करती थी, उसका नाम था वानशु। क्या नाम था? वानशु। यूची जात का यहाँ इली नदी के पास वानशु लोगों के साथ मुठभेड़ होता है और यहाँ से ये जात पलायन करती है, वानशु। ठीक, लेकिन ये इली नदी से यूची जो है यही नहीं रुक के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनका शकों से मुकाबला होता है, शकों से। ठीक, और ये शकों को परास्त करते हैं और अपने को सीर दरिया नामक स्थान पर स्थापित करते हैं। ठीक, इसी सीर दरिया से यूची की दो शाखाएं फूटती हैं, दो शाखा।
सीर दरिया से। एक शाखा जो है तिब्बत की तरफ चली जाती है, छोटी शाखा रहती है तिब्बत, और दूसरी शाखा जब बढ़ती है और बढ़ने के बाद आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर यही वानशु जो जाति थी इनसे पुनः इनका संघर्ष होता है सीर दरिया से आगे बढ़ने में, और यहाँ पर यूची परास्त होते हैं वानसु से, यूची परास्त होते हैं। और जब परास्त होते हैं ये जात यहाँ से मुड़कर चली जाती बैक्टीरिया क्षेत्र में, बैक्टीरिया क्षेत्र, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया क्षेत्र में जो निवास करने वाली जाति थी उसको ये भगाते हैं, और यहाँ पर बोखारा नामक स्थान, बोखारा जो कि आपका आक्षस नदी है, आक्षस नदी का उत्तरी छोर, नदी का उत्तरी भाग, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। बोखारा को प्राचीन काल में शोग्डियाना भी कहा जाता था। सर सीर दरिया की बात नहीं समझ में आया बेटा। सीर दरिया में शकों के जब पराजित होते हैं ना तो सीर दरिया में इसकी दो शाखाएं बनती हैं। एक शाखा जो है तिब्बत की तरफ चली जाती है और एक शाखा जो, हाँ जी बेटा, इली नदी पे वानशु नामक जाति से मुकाबला होता है, वानशु को परास्त करते हैं, तो वानशु जब हट जाती है तो इली नदी के पास ये अपने स्थान बना लेते हैं यूची जात। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो इनका शकों से मुकाबला होता है, और शकों से को परास्त करने के बाद ये सीर दरिया नामक स्थान पर अपना स्थापित कर लेते हैं अपने को। सीर दरिया में इनकी दो शाखाएं फूटती है, ये तिब्बत की तरफ चली जाती है छोटी शाखा, और दूसरी शाखा फिर आगे जब बढ़ती है तो फिर वही वानशु से इनका मुकाबला हो जाता है। यहाँ क्या होता है, वानशु इनको परास्त कर देते हैं यूची को, और जब ये परास्त होते हैं तो भागते हैं तो तिब्बत बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। बैक्टीरिया में जो जाति थी उसको हराते हैं और यहाँ अपने को स्थापित कर लेते हैं यूची जात, ठीक। और यूची जात क्या करता है, बैक्टीरिया के पास में आक्षस नदी, इसी के ऊपर उत्तरी छोर पर बोखारा नामक स्थान है, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। अब यही यूची जात यहाँ 5 कबीले में विभक्त होती है बैक्टीरिया में, ये 5 कबीले में, और इसी कबीले का एक कबीला रहता है कुई शुआंग। कुई शुआंग ये कबीला शक्तिशाली रहता है, ये अन्य 4 कबीलों को परास्त करता है। कौन सा, कुई शुआंग, इसी से कुषाण बना है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कुई शुआंग के विषय में। तिब्बत मतलब कुषाणों की का मूल जो जाति थी वो कौन सी शाखा, क्या नाम था, उसका नाम था कुई शुआंग। इसी कुई शुआंग 4 कबीलों को परास्त कर ये अपना वर्चस्व जब स्थापित करता है, और फिर यह किधर, उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आता है, ठीक। इसी कुई शुआंग कबीले का जो प्रमुख है उसका नाम है क्यू सो क्यो, ध्यान रखिएगा, चीनी नाम है, ठीक। अब जरा सोचिए, ये जो है मूल नाम जो कुजुल कैटफिशेस का, कुजुल कैटफिशेस, कुई शुआंग शाखा का प्रमुख जो होता है क्यू सुगो क्यों, ये कुजुल कैटफिशेस का मूल नाम था, यानी कि प्रमुख ये था। और ये जब आता है तो आने के बाद उत्तर पश्चिम भारत के काफिन और काबुल इस स्थान पर अपने को ये अपना अधिकार स्थापित करता है, और भारत में पहली कुषाणों की शाखा स्थापित होती है जिसका प्रमुख कुजुल कैटफिशेस रहता है। बता दिया 15 से लेकर 65। सर इन दोनों का रिलेशन नहीं समझ रहे, क्यों
बेटा अब मैं आपको बताऊं, जैसे मूल नाम जो चीनी नाम था, वो चीनी नाम क्या था? क्यू त्सुगो क्यों। ठीक, इसी को यहाँ पर कुजुल कटफिसेस जो इनके ताम्र सिक्के पर मिलता है, ठीक है, जो क्योंकि कुजुल कटफिसेस ने सिर्फ एक प्रकार का सिक्का चला था, वो तांबे का सिक्का, ठीक, और उस पर महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक, महाराज राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसी का जो भारतीय नाम से समीकरण होता है वो कुजुल कटफिसेस, ठीक। यूनानी जब इसने जो सिक्के चलाए थे ना, उस सिक्के पर एक तरफ तांबे का सिक्का जो मिला था, उसकी एक तरफ हर्मियस यूनानी जो शासक था उसका चित्र था, और दूसरी तरफ कुजुल का चित्र था, कुजुल का। यही हर्मियस जब मैं आपको हिंदवन पढ़ा रहा था तो उसमें आपको क्या कहा था? कौन सा? यूक्रेटाइड्स वंश का एक शासक हर्मियस अंतिम शासक मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंटियालकीड्स के बाद हर्मियस। तो जब सिक्का जो मिलता है तो सिक्का क्या करता है? तांबे का सिक्का, इस पे एक तरफ हर्मियस, दूसरी तरफ, तो जो यूनानी रूपांतरण था क्यू का, वो कुजुल कटफिसेस के नाम से था, ठीक है। अब इसका समीकरण आपको मिल गया, समझ में आएगी नहीं बात? जी सर। हाँ, अब देखिए यहाँ मैं और आपको बता दूं, जैसे दूसरा जो शासक है उसका नाम है बिम कटफिसेस। इसका मूल नाम था एन काओ चेन। ये चीनी नाम था, लेकिन फिर यूनानी जब रूपांतरण हुआ तो वो बिम कटफिसेस से हुआ। बिम कटफिसेस, ये थोड़े अंदर देखिए, आपको बता दूं, प्रश्न नहीं आने हैं आपको, ये भी मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ मूल नाम क्या था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब बहुत गहराई में आप जाने लगते हैं तो चीज़ों की जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए मैं आपको चर्चा पर चर्चा में इस चीज़ को बता दिया। आना नहीं है ये भी बता दूँ आपको, लेकिन अगर जानते रहिए तो अच्छी बात है, विद्वानों की श्रेणी में आप भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरा शासक, यहाँ मैं आपको सिर्फ कुजुल कटफिसेस के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुजुल कटफिसेस ने सिर्फ एक प्रकार के सिक्के, तांबे के सिक्के, ताम्र सिक्के जारी किए, ताम्र सिक्का, ठीक, और कोई सिक्का इसका जारी नहीं हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक और उसको भारत में कुषाण सत्ता का मूल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो क्या है? बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस, ठीक। मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया, 65 से लेकर 78। इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए, एक स्वर्ण सिक्का और एक ताम्र सिक्का। एक प्रश्न आता है, और प्रश्न बड़ा जटिल या कह सकते हैं कि भ्रमित करने वाला प्रश्न रहता है, और कमीशन कई बार इसको पूछ भी चुका है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, बिम कटफिसेस। और कोई बताए? सर ये तो मौर्य वंश में जो था, मौर्य वंश में स्वर्ण सिक्का, हाँ, स्वर्ण कहते थे। भारत में विदेशी सत्ता की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, समझे बेटा? जो विदेशी सत्ता में कौन था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था? बेटा मेनांडर किसने कहा? अंकुश पटेल जी। अच्छा, और किसने बिम कटफिसेस को किसने बताया? हाँ, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको कई किताबों में इस चीज़ को मिल जाएगा। कुषाण वंश में बिम कटफिसेस है जिसने भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया, लेकिन
विदेशी सत्ता के अंतर्गत हिंद यवन शासक डेमेट्रियस का जो छोटा भाई मेनांडर है, ठीक, इसे ही स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बता दें बहुधा आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो भूलिए नहीं, गलत मत करिएगा। स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय किसको मिला है? हिंद यवन शासक मेनांडर। मेनांडर से संबंधित एक पुस्तक कौन सी थी, कोई बताए? किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए, किस भाषा में? संस्कृत में। किस भाषा में बेटा? किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। और कोई बताएगा कुछ? ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई थी, गलत मत करना, ठीक है? ये पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई थी और मिलिंद और नागसेन, मिलिंद जो है ये किसका रूपांतरण था? मेनांडर का नाम का, और नागसेन नामक भिक्षु से इसका संवाद यहाँ पर वर्णन है। पाली भाषा की पुस्तक, ठीक है? चलिए, सर इसका प्रश्न कैसे बनेगा? कौन सा? ये जो सोने का सिक्का जारी करने वाला। बेटा, भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसको जाता है? ठीक है, तो इसमें विदेशी सत्ता से संबंधित जब प्रश्न आता है तभी ये पूछा जाता है, ठीक है? तो ये जो है आपको क्या था, हिंद यवन को दिया जाता है या कुषाण को दिया जाता है या बाई नेम पूछ देगा आपको, विम कटफिसेस मेनांडर, कुजुल कटफिसेस कनिष्क, ठीक है? ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? हाँ, चलिए अब देखिए विम कटफिसेस के विषय में आपको क्या रटना है। मैंने आपको बता दिया 2 ही 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे, एक तो ताम्र और स्वर्ण सिक्का जारी करने, दूसरा आप ध्यान रखिएगा इसके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल, इसकी आकृति आपको दिखाई देती है, जिससे यह सिद्ध होता है यह शैव उपासक था। क्या था? शैव उपासक, ठीक? अब विम कटफिसेस से आप यही 2 चीज अगर दिमाग पर रखेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं और तीसरा प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। या उपाधि आ सकती है, इसकी उपाधि क्या थी? आप ध्यान रखिएगा, इसकी उपाधि महेश्वर की उपाधि थी और सर्वलोकेश्वर की उपाधि। बंद कर लीजिए भाई आप अपने को, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर की उपाधि, ये प्रश्न और आ सकता है, ठीक है? महेश्वर और सर्वलोकेश्वर या शैव उपासक था, ठीक? आगे चलते हैं। जो प्रमुख शासक यहाँ दिखाई देता है वह कनिष्क। कनिष्क 178 से लेकर 102 ईस्वी तक, ठीक? कनिष्क के विषय में जानकारी बहुत जरूरी है और ये महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश का था, ठीक? पहली बात तो आपको, इसने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी साम्राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान से इधर जो है ये पश्चिम में, पूर्व में आपका क्या है, पूर्वी नहीं, बिहार का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी बिहार का, ठीक? और उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, इतनी बड़ी इसकी सीमा थी। पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में
पश्चिमी बिहार तक का कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र तक की इसकी सीमा थी। ठीक, इसने जब पटना पर आक्रमण किया तो पटना पर आक्रमण करने के बाद जब इस क्षेत्र पर आया, बिहार के क्षेत्र पर, यहाँ से यह 3 महत्वपूर्ण सामग्री ले गया। एक तो अश्वघोष को यहाँ से ले गया, अश्वघोष। दूसरा, अश्वघोष के साथ क्या ले गया था? एक अनोखा कुक्कुट, और तीसरा क्या था? भिक्षा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र। ये तीनों, ये बिहार पर जब पटना के आसपास क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, ये यहाँ से ले गया। ठीक है, अशोक, आपको पता है अश्वघोष जो है, ये मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय के बहुत बड़े विद्वान थे। और चौथी जब बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, उसमें वसुमित्र अध्यक्ष बनाए गए थे और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भारत के यूनानी इतिहासकारों ने इस अश्वघोष को भारत का कांट, मिल्टन और वाल्टेयर इसको कह के पुकारा था। इनकी तुलना जरा देखिए, राष्ट्र जो हमारे साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो कैसे कैसे, बताइए, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन का टाइम पीरियड जरा देख लीजिए और समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड जब तुलना किया जाता है तो जो पूर्व में बहुत उच्च कोटि का रहा होगा, उसके बाद आने वाला है तो वो आने वाले का पूर्व से तुलना की जाती है। यहाँ क्या है? जस्ट उल्टा इन्होंने। इतिहास क्या है बेटा? इतिहास जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो इसका कोई फैक्चुअल बेस्ड बहुत नहीं होता। ठीक है, हम एक आकलन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। कभी कभी औरंगजेब को क्या कहा गया, जैसे हमारे यहाँ लईक अहमद एक इतिहासकार थे, वो औरंगजेब को उसकी जो धर्मांध नीतियाँ थी उसको उसके राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया लईक अहमद, कि उसने जो भी ऐसे स्टेप उठाए जो हिंदुओं के प्रतिष्ठा को, मान को मर्दन करने वाले थे, उसको उन्होंने क्यों उठाया था? राजनीतिक कारण से, उसको धार्मिक कारण से नहीं उठाया था। ऐसा सिद्ध करने का इतिहासकारों ने प्रयास किया। इसी प्रकार से साम्राज्यवादी इतिहासकार अश्वघोष को किससे? कांट, मिल्टन, वाल्टेयर से तुलना करते हैं कि ये भारत का कांट था, भारत का मिल्टन था, भारत का वाल्टेयर था। ठीक, तो हाँ जी, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? तो ये बड़ा अनोखा कुक्कुट, एक विचित्र प्रकार का कुक्कुट, मतलब मुर्गा था। अब उसका क्या कार्यप्रणाली थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये और बुद्ध का भिक्षा पात्र, ये तीनों यहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं। कनिष्क के समय में पहली बात कि इसके जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के उड़ीसा के स्थानों से, पुरी, गंजाम, शिशपालगढ़, यहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं, बंगाल के ताम्रलिप्ति से प्राप्त होते हैं, लेकिन यह इसके इन स्थानों पर आधिपत्य की पुष्टि नहीं करते, यह व्यापार की पुष्टि करते हैं। और इसके आधिपत्य की जो पुष्टि होती है तो यह पश्चिम से लेके बिहार का जो पश्चिमी भाग था, बिहार का पश्चिमी बिहार, यहाँ तक इसके आधिपत्य की पुष्टि होती है। और अफगानिस्तान से लेकर यहाँ कश्मीर से लेकर यहाँ महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद जो बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापार के माध्यम से इसके सिक्के यहाँ मिलते हैं, ना कि इसके यहाँ पर अधिकार की पुष्टि करते हैं। ये ध्यान रखना, हो सकता है असर्शन रीजन में ऐसे प्रश्न आ जाए आपको। उसके बाद हम देखते हैं कनिष्क के विषय में।
कनिष्क ने के समय की महत्वपूर्ण घटना हुई है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन। यह आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर, कुंडलवन नामक स्थान, यहाँ आपको करना क्या है कि कश्मीर का जो कुंडलवन है इसमें पहली बार अध्यक्षता आप देख लीजिएगा, इसको प्रश्न को गलत मत करिएगा। ये पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। अश्वघोष ने महत्वपूर्ण रचना की है। आपको बता दूं, बुद्ध चरित और आपका सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाम जानते रहिएगा। बुद्ध चरित के विषय में तो कई बार आ चुका है, ठीक है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, ये इनका नाटक है, ठीक है। ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है और मैंने आपको बताया इनको कांट, मिल्टन और वाल्टेयर से के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसकी तुलना की गई। अब देखिए यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीत में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय जो है, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक आपका हीनयान और एक महायान, ठीक। बौद्धों की 4 संगीत का आयोजन किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप ध्यान रखिएगा दूसरे और चौथे में संघ का उदय होता है। हीनयान को स्थविर कहा गया है, स्थविर, और महायान को महासांघिक। यही महासांघिक और स्थविर, ये दूसरे बौद्ध संगीत में इनका उदय होता है, 2 वर्गों में विभाजित। यही महासांघिक महायान में परिवर्तन होता है चतुर्थ बौद्ध संगीत में, और स्थविर जो है वो हीनयान में परिवर्तित होता है। जो स्थविर दूसरे बौद्ध संगीत में था वो चतुर्थ में हीनयान बन जाता है। और पहली और तीसरी जो बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था, पहली तो राजगृह में हुआ था, तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरी वैशाली में हुआ था, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। पहली में यहाँ साहित्य की रचना होती है। साहित्य में बौद्ध धर्म में 3 पिटक माने जाते हैं। एक पिटक आपका विनय पिटक और एक जो है शुद्ध पिटक। ये दोनों पहली संगीत में रचना की गई साहित्य, और तीसरे में अभिधम्म पिटक, ठीक। तो चौथी चारों संगीतों का जो मूल था, जहाँ से प्रश्न मेरे आते हैं, आप उसको ध्यान में रख लीजिएगा। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो इसकी चर्चा पुनः कर लूँगा। एक तो स्थान, दूसरा अध्यक्षता और तीसरे महत्वपूर्ण घटना, ये तीनों जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसके समय ये हुआ था, ये विद्वानों का महान संरक्षक था, ठीक। आपको पता है इसके समय में आपको एक तो पार्श्व, ठीक, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, संघरक्ष, ये इसके समय में प्रमुख विद्वान थे, ठीक है। संघरक्ष जो है वो कनिष्क का पुरोहित था, प्रधान पुरोहित, कनिष्क का
प्रधान पुरोहित। आपको चरक के विषय में पता ही है, यह एक चिकित्सक था और चरक संहिता इसकी रचना थी, ठीक है। सुश्रुत, ठीक, ये सब इसी के समय में, कनिष्क के समय में ये महत्वपूर्ण विद्वान आपको मिलते हैं, ठीक। अब देखिए, कनिष्क ने अपने विजय क्रम में चीन के आधिपत्य में आने वाले 3 क्षेत्र थे। एक का नाम था काशगर, दूसरा था यारकंद और तीसरा है खोतान। इस पर इसने जो है अधिकार स्थापित किया, जो चीन का क्षेत्र अधिकार इस पे स्थापित किया। और इसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की। कौन सी? दक्षिणापथेश्वर की बात धारण की। और एक अन्य शासक जो महत्वपूर्ण शासक था, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। इसके सिक्कों पर नाव का चित्र, यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्के पर नाव का चित्र प्राप्त होता। बस इतना आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। सातकर्णी, सातवाहनों के विषय में 2-4 और आप तथ्य लिख लीजिएगा। इनकी राजकीय भाषा पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। भाषा इनकी प्राकृत थी, पाली नहीं थी, प्राकृत थी, और लिपि जो है इनकी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। गौतमीपुत्र या सातकर्णी ने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में जाना जाता है। इन्हें न वर्ण संकर, जो भिन्न भिन्न जातियों में विवाह होता था, उसको बंद कराने का प्रयत्न किया था। चातुर या चारों वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में इन्होंने पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। ये जानते रहिए, और लिपि को जानते रहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिक्के, किसके? शीशे के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के जारी किए। दक्षिण में चांदी कम मिलती थी, इसी वजह से इसने ज़्यादा ध्यान शीशे के सिक्के पर दिया था। सोने के सिक्के इनके नहीं प्राप्त होते, शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए, नवीन। तो अब क्या करना है, सातवाहनों के विषय में भाषा प्राकृत, राजकीय भाषा, लिपि ब्राह्मी, एक नवीन प्रयोग शीशे के सिक्के जारी करने का, और चातुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकर जातियों के उत्पन्न होने पर रोक लगाई, उस पर बाधा पहुंचाई। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। और शेष मैंने शासकों के विषय में जो बता दिया। अब आपका मौर्योत्तर काल के जो राजवंश थे वो समाप्त होते हैं, और यह यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके बाद आपका गुप्त वंश शुरू होगा, ठीक है। तो जितना अभी तक नोट्स लिखाया गया है उसको ये समराइज कर लीजिए और लिख लीजिए, और फिर आप देखिएगा कि कंपटीशन में हमें प्रश्न कहाँ से मिलते हैं। मुझे लग रहा है इससे इतर प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। सर एक बार ये वाला स्टेटमेंट और बता दीजिए, जो रुद्रदामन का विवाह जो इसके मतलब ये पुलवामी के साथ हुआ था, की पुत्री के साथ। रुद्रदामन की पुत्री का विवाह, रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन वंश के शासकों में किसके साथ हुआ था, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं वासिष्ठी पुत्र पुलमावी से ही हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं शिव श्री सातकर्णी से हुआ था। जो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का भाई था, शिव श्री सातकर्णी, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुछ हो गया? जी सर, थैंक यू सर। चलिए